यूपी एक ऐसा स्टेट जहां पॉलिटिक्स और रिलीजन सिर्फ पैरेलल नहीं चलते बल्कि अक्सर एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। 2025 में ये टकराव और ज्यादा विजिबल हो गई। ये साल सिर्फ इलेक्शंस, पॉलिसीज और गवर्नेंस का नहीं था। ये साल था आइडेंटिटी, डिसिप्लिन, लॉ, फेथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच एक लगातार टग ऑफ वॉर का। कभी बार ढाबों के नाम तक सीमित रही, कभी मस्जिद के सर्वे पर पहुंच गई और कभी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम्स में फ्यूचर अटक गया। एक तरफ सरकार का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर इज सुप्रीम, दूसरी तरफ कम्युनिटी को लगता रहा कि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को एक लेंस से देखा जा रहा है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश 2025 में रिलीजियस कंट्रोवर्सीज का एपिसेंटर बन गया। साल की शुरुआत से ही ये क्लियर था कि यूपी गवर्नमेंट मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाली है। मॉस्क, मदरसाज, वक्फ प्रॉपर्टी सब स्क्रूटनी के अंदर आ गए। सरकार का नैरेटिव था रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ग्राउंड पर रिएक्शंस मिक्स्ड रहे। जुलाई अगस्त में कांवड़ यात्रा रूट पर रोड साइड ईटरीज और ढाबों को लेकर जो कंट्रोवर्सी उठी, उसने पूरे स्टेट का पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा दिया। ऑर्डर आया कि ईटरीज अपने नाम और क्रेडेंशियल्स प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करे। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि ये पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए है, लेकिन क्रिटिक्स ने इस ऑर्डर को सीधा रिलीजियस प्रोफाइलिंग कहा। हिंदू एक्टिविस्ट के इंस्पेक्शन ड्राइव्स ने इशू को और सेंसिटिव बना दिया। वीडियोस और रिपोर्ट सर्कुलेट होने लगे जहां ढाबा ओनर्स विजिबली अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। AIMIM चीफ असउद्दीन ओवैसी ने ओपनली क्रिटिसाइज करते हुए कहा, द गून्स फोर्स्ड ढाबा ओनर्स ऑन द दिल्ली देहरादून हाईवे टू लोअर देयर पैंट्स टू असर्टेन देयर रिलीजन। अब इस स्टेटमेंट ने नेशनल आउटरीच को फ्यूल कर दिया और यूपी फिर से एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का सेंटर बन गया। इसी के बाद अप्रैल में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट हुआ। कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर स्टार्ट किया गया। डेडलाइन को बाद में जून 5 तक एक्सटेंड भी करना पड़ा। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से यूपी के पास कंट्री का सबसे बड़ा वक्फ पोर्टफोलियो है, अराउंड 1.27 लाख प्रॉपर्टीज। इनमें से लगभग 1.19 लाख सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर और करीब 8,000 शिया वक्फ बोर्ड के अंदर है। दिसंबर तक गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि अराउंड 70% सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टीज और अबाउट 6500 शिया वक्फ प्रॉपर्टीज पोर्टल पर रजिस्टर हो चुकी है। अब सरकार के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस था, लेकिन कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस के लिए ये एक फियर पॉइंट कि हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटीज को सिर्फ डेटा एंट्री बना दिया जा रहा है। मई के अंत में यूपी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के अंदर एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसका काम था रिकॉग्नाइज्ड मदरसास के करिकुलम, अपॉइंटमेंट्स और सिस्टम्स में रिफॉर्म सजेस्ट करना। इनिशियली कमेटी को 1 मंथ का टाइम दिया गया, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के चलते टेन्योर 3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया। मल्टीपल कंसल्टेशंस हुए, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिस्कशंस भी हुए, लेकिन साल के एंड तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई। ये डिले सिर्फ प्रोसीजरल नहीं था, ये अनसर्टेनिटी का सिंबल बन गया मदरसा स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। मार्च में मीरठ से एक ऐसा कंट्रोवर्सी निकला जिसने सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में डिबेट छेड़ दी। पुलिस ने वार्निंग दी कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट्स एंड ड्राइविंग लाइसेंसेस। ये स्टेटमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग से ज्यादा लगने लगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस मूव को ओपनली सपोर्ट किया और पॉडकास्ट में कहा भी कि मीरठ अथॉरिटीज हैव सेड द राइट थिंग। रोड्स आर मेंट फॉर मूवमेंट, दोज ऑब्जेक्टिंग शुड लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम हिंदू। अब सपोर्टर्स ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रॉन्ग स्टैंड कहा, क्रिटिक्स ने इसे सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड कम्युनल कंपैरिजन के रूप में देखा। एजुकेशन का इशू भी 2025 में अनरिजॉल्व ही रहा। सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2024 का वर्डिक्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के कामिल और फजल डिग्रीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज बीइंग कॉन्ट्ररी टू द UGC एक्ट डिक्लेयर किया गया, का इम्पैक्ट पूरे साल चलता रहा। नियरली 32,000 स्टूडेंट्स का फ्यूचर बीच में लटक गया। मई में टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरेबिया उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और डिमांड किया कि इन स्टूडेंट्स को लखनऊ बेस्ड उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से अफिलिएट किया जाए, लेकिन ईयर एंड तक कोई फाइनल क्लैरिटी नहीं आई। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं था, ये हजारों फैमिली के लिए अनसर्टेनिटी और एंजाइटी का सोर्स बन गया। सितंबर में कानपुर से एक नया फ्लैश पॉइंट निकला जब ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद बैनर्स लगे। स्टेट के कई पार्ट्स में इस पर शार्प रिएक्शंस आए। बरेली में फ्राइडे प्रेयर्स के बाद सिचुएशन वायलेंट हो गई। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश हुए, कई पुलिसमैन इंजर्ड हुए। इत्तेहाद ए मिलाद काउंसिल के प्रेसिडेंट मौलाना तौकीर राजा खान और कई और लोग अरेस्ट हुए। अथॉरिटीज का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ। सपोर्टर्स का कहना था कि एक्सप्रेशन ऑफ फेथ को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। अब अयोध्या के धानीपुर में मॉस्क कंस्ट्रक्शन डिले भी साल भर न्यूज में रहा।
जब एक तरफ राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के 2019 वर्डिक्ट के बाद फॉर्मली कंप्लीट हो चुका था, दूसरी तरफ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अंदर प्रपोज्ड मॉस्क प्रोजेक्ट स्लो रहा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और प्लान अप्रूवल्स के डिले का रीजन दिया गया, लेकिन सिंबोलिज्म के लेवल पर ये डिले एक कांस्टेंट कंपैरिजन क्रिएट करता रहा और ये कंपैरिजन पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं था। शंबल का शाही जामा मस्जिद केस भी हेडलाइंस में बना रहा। क्लेम्स आए कि मस्जिद असल में हरिहर टेम्पल थी। मार्च 23 को मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट जफर अली को नवंबर 2024 के वायलेंस के कनेक्शन में अरेस्ट किया गया। अगस्त 1 को उनकी रिलीज हुई, लेकिन उसके बाद एक रोड शो जो अलेजेडली प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स वायलेट करता था के चलते फ्रेश केसेस रजिस्टर हो गए। बुद्धवान का शामसी जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव टेम्पल डिस्प्यूट भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करता रहा, जहां जुरिस्डिक्शनल इश्यूज के चलते केस लोकल कोर्ट में अटका रहा। नवंबर 25 को लास्ट हियरिंग हुई और नेक्स्ट हियरिंग जनवरी 15 की फिक्स हुई। साल के एंड में बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का इंसिडेंट भी यूपी पॉलिटिक्स में घुस आया, जब एक फेलिसिटेशन इवेंट के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम वुमेन डॉक्टर का वेल हटा दिया। वीडियो वायरल हुई और आउटरीच स्प्रेड हो गया। पॉलिटिकल लीडर्स ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करने की डिमांड भी की है। दिसंबर 28 को लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एनुअल कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन में वक्फ रिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोजिशन और शिया मुस्लिम्स के लिए सचार कमेटी जैसे सेपरेट कमीशन की डिमांड रखी गई। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज को कंडेम किया गया। हिजाब राइट्स, यूसीसी रिकंसिडरेशन, अ स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट मॉब लिंचिंग और लेजिस्लेचर्स में इंक्रीज्ड शिया रिप्रेजेंटेशन जैसे डिमांड्स भी उठाई गई। तो 2025 का एंड आते आते एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश के लिए ये सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेस टेस्ट था। सरकार के लिए ये गवर्नेंस और डिसिप्लिन का सवाल था, कम्युनिटी के लिए डिग्निटी, आइडेंटिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।